स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। ये आज के वीडियो में हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी की जो सभी परीक्षाएं लगभग सभी परीक्षाएं हैं उनके लिए, जैसे अभी जो आने वाली परीक्षाएं जैसे वीडियो की परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट की और पैट 2023 ये परीक्षाएं आने वाली हैं। तो इन परीक्षाओं की दृष्टि से हमने क्या है 500 क्वेश्चंस की 500 क्वेश्चंस की जो 500 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी एक श्रृंखला क्या है स्टार्ट की, जिसमें एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं जिसमें 1 से 50 तक क्वेश्चन जो थे, जो पार्ट 1 था इसका, वो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक 50 अलग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं कवर। बाकी इस तरह की ये वीडियो की क्या है 10 वीडियो की श्रृंखला रहेगी। अगर समय रहता है परीक्षा के आने से पहले, अगर समय रहता है तो इन 500 क्वेश्चंस को हम लोग और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बाकी ये सारा कुछ जो स्टफ है वो टेलीग्राम के माध्यम से भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये टेलीग्राम चैनल का हमारा यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप का भी क्या है लिंक दिया हुआ है, आप वो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये मटेरियल सारा आपको वहां से मिलेगा। इसके अलावा जो है वो क्लासेस क्या है, करंट अफेयर्स की भी क्लासेस जो हैं वो डेली बेसिस पे अवेलेबल हैं, आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं दिन के, वो उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज ये भाग 2 का हमारा पहला क्वेश्चन और सीरीज का 51वां क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां पर गौतम बुद्ध जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, परिनिर्वाण जहां पर उनका हुआ था। ऑप्शन है कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं और चित्रकूट। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध जी ने जो है परिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। आपको वो स्थान बताना है जहां पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म का उपदेश या धर्मोपदेश दिया था और अपने मत की क्या है आधारशिला रखी थी। ऑप्शन है झांसी, बोधगया, कौशाम्बी और सारनाथ। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। महात्मा बुद्ध ने क्या है पहला अपना जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया हुआ था और सारनाथ से ही इन्होंने अपने मत की आधारशिला जो है वो रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर, पाली जो है वो बौद्धों की क्या है भाषा है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनको पाली भाषा में क्या है त्रिपिटक बोला जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन से आपके पास अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपसाका पिटक और विनय पिटक। तो उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ये उपसाका पिटक जो है वो पाली, ये त्रिपिटक ग्रंथों में जो है शामिल नहीं है। बाकी ये अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है वो त्रिपिटकों में शामिल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के क्या है निजी चिकित्सक थे। ठीक है, राजा बिंबिसार के दरबार में जो है एक प्रमुख चिकित्सक थे जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे, उनका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक और राहुला। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, ये जीवक जी जो हैं वो राजा बिंबिसार के दरबार में उपस्थित रहते थे और ये भगवान बुद्ध के क्या हैं निजी चिकित्सक भी थे। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजा बिंबिसार के दरबार में कौन जो है चिकित्सक उपस्थित रहते थे या जीवक जो है किसके समकालीन थे, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये राजा बिंबिसार के काल में थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न का सिद्धांत जो जैन धर्म दिया जाता है उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। कहा जाता है कि इन 3 रत्नों द्वारा क्या है निर्वाण आप प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण का मार्ग है। ये क्या है, आपको ये 3 रत्न बताने हैं क्या है। पहला ऑप्शन है सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। दूसरा है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। तीसरा है सही व्यवहार, सही पथ और सही आचरण। और चौथा है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये जैन धर्म के क्या है त्रिरत्न है। ठीक, इनके द्वारा क्या है निर्माण का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है। ठीक है, जिसका अर्थ है, ठीक, जैनों में ये कैवल्य की बात होती है। ठीक है, और ये बोलते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है वो कैवल्य। इस कैवल्य का आपको शाब्दिक अर्थ जो है वो बताना है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना,
दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, कैवल्य का अर्थ क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? मुद्रा राक्षस जो है ये नाटक है। ठीक है, ये विशाख दत्त जी द्वारा जो है वो लिखा गया है। आपको बताना है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिल, पाली, संस्कृत और हिंदी। तो ये जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जो मुद्रा राक्षस है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया हुआ है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का क्या है? नाटक है। ये भी पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है, कहानी है, क्या है? तो ये मुद्रा राक्षस जो है वो नाटक है और ये 4वीं शताब्दी के अंत में और 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, 4वीं शताब्दी के अंत और 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है ये लिखा गया था। और ये किसके बारे में चर्चा करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके बारे में इस नाटक में क्या है? विवरण दिया है। इसी नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया है? कुलहीन बोला गया है। ठीक है, इनका कोई कुल नहीं है, ये कुल से हीन है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसी नाटक में बोला गया है। फिर बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो हिंदी के प्रमुख नाटककार हैं, उन्होंने ही इस मुद्रा राक्षस का क्या है? हिंदी में अनुवाद किया है। तो ये मुद्रा राक्षस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। इवन ये क्वेश्चन जो है वो पीसीएस में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मुद्रा राक्षस से संबंधित क्या है? डिटेल्स हैं। आप वीडियो पॉज करके इन सारी डिटेल्स को आप लिख लीजिएगा, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख जो है कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? ठीक है, सम्राट अशोक के लिखे हुए कई सारे जो है वो शिलालेख मिलते हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा शिलालेख जो है जो उनकी कलिंग विजय की का वर्णन करता है। ऑप्शन ए आपका है प्रथम, चतुर्थ, 10वां और 13वां। तो ऑप्शन डी इसका सही है। 13वें शिलालेख में क्या है? अशोक की कलिंग पर विजय के बारे में चर्चा होती है। बाकी अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, कहा गया है कि पशु बलि हमें नहीं देनी है। उसके बाद जो चौथा जो इनका शिलालेख है उसमें जो है वो भेरी घोष जो था उसके स्थान पर धम्मघोष की बात की गई है। ठीक है, और 10वें शिलालेख में बोला हुआ है कि राजा और उसके अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि वो हमेशा क्या है? प्रजा के हित के बारे में सोचें। इस बात का वर्णन उनके 10वें शिलालेख में किया गया है। ये सम्राट अशोक के जो 10 जो सारे शिलालेख हैं वो सभी शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ कहीं एक जगह लिख लीजिएगा कि किस शिलालेख में उन्होंने किस चीज के बारे में वर्णन किया है। बाकी अगर टाइम मिलेगा तो कभी हम भी आपको ये डेटा कंपाइल करके दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान, जब अशोक ने आक्रमण किया, आक्रमण के दौरान कलिंग का पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, कलिंग को पूर्वी प्रांत भी कहा जाता है, इसकी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तोसली। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, कलिंग की राजधानी जो है उस टाइम पर तोसली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? ठीक है, कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक और कामरूप। तो ये कामरूप जो क्षेत्र है वो अशोक के साम्राज्य में नहीं था, बाकी ये कश्मीर, गुर्जर और कर्नाटक क्षेत्र जो है वो अशोक के साम्राज्य के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण, ठीक है, हड्डी से जो आभूषणों का निर्माण होता है, निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर आपको प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन से आपके पास सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखैया से और चोपनी मांडो से। तो इसका जो सही जवाब है वो महदहा है। महदहा से क्या है? आभूषण जो है, हड्डियों से निर्मित आभूषण जो है मिले हुए हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है महदहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई है? किस काल में आरंभ हुई है? ऑप्शन है आपके पास नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, नवपाषाण काल में जो है वो खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई है। जो साक्ष्य मिले हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि खाद्यान्नों की कृषि जो सर्वप्रथम स्टार्ट हुई है वो नवपाषाण काल में स्टार्ट की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। अनाज बहुत सारे हैं, उसमें से मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? आपको बताना है उस अनाज का नाम। ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ और बाजरा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, जौ ऐसा पहला अनाज है जिसका प्रयोग जो है वो मानव द्वारा किया गया है। ये भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल के टाइम पे इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक,
तो आज के वीडियो में ये 13 क्वेश्चन जो हमने रखे हैं वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस रखे हैं। जो कल वाला वीडियो था जिसमें 150 क्वेश्चन थे, उसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 ज्योग्राफी के, 10 कॉन्स्टिट्यूशन के और 10 साइंस में फिजिक्स के रखे थे। आज के वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं। तो 13 क्वेश्चन हमने हिंदी के रखे हैं जो यहाँ कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो 12 क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी के हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन जो हैं वो इकोनॉमिक्स के हैं, 10 क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, और साइंस में हमने 5 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से और 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से रखे हैं। इसी तरह से जो भी टॉपिक्स होंगे हम कोशिश करेंगे कि पेपर में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इंक्लूड करें। बाकी हिंदी के, रीजनिंग के ये क्वेश्चन भी हम आपको इंक्लूड करके देंगे। ठीक, तो आप ज्योग्राफी का जो है पहला क्वेश्चन जो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्चतम लवणता जो है वो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है मृत सागर में, लाल सागर में, मोहान सॉल्ट लेक या इसको ग्रेट सॉल्ट लेक भी बोलते हैं जो अमेरिका में है, और लेक वॉन झील जो टर्की में है वहां। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, जो वॉन झील है। ठीक है, वॉन झील जो है टर्की में, वहां पर उच्चतम लवणता जो है पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन शीत समुद्री धारा है? ठीक है, कोल्ड जो है, कोल्ड स्ट्रीम है। ठीक है, कोल्ड सी स्ट्रीम है। ऑप्शन है आपके पास ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो धारा और हम्बोल्ट धारा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। हम्बोल्ट धारा जो है वो शीत समुद्री धारा है, ठंडी समुद्री धारा है। बाकी ये 3 धाराएं हैं, जो ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो धारा है, ये सभी जो है वो गर्म जल धारा है। इसके अलावा जो ब्राजील जल धारा है और गल्फ स्ट्रीम है ये अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती हैं। उसके अलावा जो क्यूरोसियो है और हम्बोल्ट जो है ये प्रशांत महासागर की धारा है, जिसमें ये 3 ऊपर की जो है गर्म धाराएं हैं। हम्बोल्ट जलधारा जो है क्या है? ठंडी जलधारा है। इसका भी एक क्या है, कई सारी जलधाराएं हैं जिसमें कुछ जलधाराएं जो हैं वो गर्म है, कुछ ठंडी है। आप उनको देख लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सी गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है? कौन सा रॉक सिस्टम जो है इंडिया का जिसमें सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है खनिज लवणों के लिए? ऑप्शन है आपके पास कडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र और विंध्य तंत्र। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये धारवाड़ तंत्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है खनिज युक्त तंत्र है। भारत का जो अधिकांश खनिज है वो धारवाड़ तंत्र की चट्टानों से ही हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध, ठीक है, उकाई डैम जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। उकाई बांध जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है और ये गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। गुजरात राज्य का जो पहला सबसे बड़ा बांध है या सबसे बड़ा बांध जो है वो सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, बाकी ये जो उकाई बांध है ये गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सूची 1 व सूची का 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहली सूची में क्या है, कुछ जल परियोजनाएं दी हैं, बांध परियोजनाएं हैं, और दूसरे में वो नदियां लिखी हैं, बताना है कौन सी नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा, हीराकुंड, इडुक्की, नागार्जुन और कृष्णा, पेरियार, महानदी और सतलज। तो भाखड़ा जो है वो आपका सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब राज्य में है। हीराकुंड जो है वो महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में है। इडुक्की जो है वो पेरियार नदी पर है, केरल में स्थित है। और नागार्जुन जो है वो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा पेरियार जो नदी है ये केरल की सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो अब आपको ऑप्शन मिला लीजिए। ए का आपका चौथा हो जाएगा, तो ए का चौथा इसमें दिया हुआ है और ए का चौथा इसमें दिया हुआ है। बी का आपका दिया हुआ है तीसरा, तो बी का तीसरा इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका ये सही है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, इडुक्की का पेरियार और डी का पहला, नागार्जुन का कृष्ण। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लन नई के नाम से जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? ये ग्रैंड एनीकट बांध जो है वो भारत के सबसे पुराने बांधों में से एक है, जो क्या है, तमिलनाडु के कल्लन नई जिले में, कल्लन नई नदी पे है। ठीक है, ये आपको बताना कौन से जिले में है। ऑप्शन है आपके पास मदुरै, तिरुचिरापल्ली, इरोड और कोयम्बटूर। तो ये जो कल्लन नई डैम है, ये ग्रैंड एनीकट बांध जो है ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? लेक फुलहर जो है वो किस राज्य में आपके
स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये लेक फुलहर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो जिला है पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत जिले में ये स्थित है, ठीक है। और ये जो बोला जाता है ये गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो लेक फुलहर है या फुलहर झील है ये क्या है? गोमती नदी का उद्गम स्थल है और इसी वजह से इसको गोमत ताल भी बोलते हैं। इसको गोमत ताल नाम से भी जाना जाता है फुलहर झील को। तो ये यूपी की दृष्टि से क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक। बाकी आप लोग जो वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप इसको लाइक कमेंट करके भी हमें बताते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके या आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करके उसमें पूछ सकते हैं कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंसर जो है वो समहाउ क्या है मिस हो जाता है, सही आंसर मिस हो जाता है। अगर आपको कहीं गड़बड़ लगती है तो आप वो हमें कमेंट करके या टेलीग्राम पे बता सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा मेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप मेल भी हमें कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो थोसेघर वाटरफॉल जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो महाराष्ट्र है। ये थोसेघर जो वाटरफॉल है ये महाराष्ट्र राज्य में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक सिंचाई परियोजना जो है वो किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो इसका जो सही जवाब है ये गंडक नदी परियोजना जो है या गंडक सिंचाई परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है क्या है? सम्मिलित एक संयुक्त प्रयास है। इसके अलावा इसमें नेपाल भी शामिल है, ठीक है। ये जो परियोजना है इसमें नेपाल भी शामिल है और तीनों राज्यों के लिए, तीनों भारत के दोनों राज्यों और नेपाल देश के लिए क्या है? सिंचाई परियोजना के रूप में ये है, ठीक है, ठीक। और ये वाल्मीकि नगर में स्थित है, ठीक। तो ये हो गया गंडक सिंचाई परियोजना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो है वो किस देश के सहयोग से पूरी की गई है? टिहरी बांध परियोजना जो है वो अविभाजित उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई थी और उसके बाद अब जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया है तो ये उत्तराखंड राज्य की परियोजना हो गई है। आपको बताना है ये परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई है। ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और सोवियत रूस। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये सोवियत रूस के सहयोग से क्या है? ये परियोजना पूरी की गई है। ये जब दूसरी या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कई सारे देशों ने भारत में कई सारे विकास कार्य जो हैं किए हुए हैं। कई सारी जो है ये एलॉय वगैरह के निष्कासन के लिए संयंत्र लगाए हैं। इसमें कई देशों ने हमें सहयोग दिया है। तो पूछा जाता है उस तरह से, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश के सहयोग से कौन सी परियोजना भारत में कंप्लीट की गई है, चलाई गई है। उसी तरह के आप क्वेश्चंस और भी जो आपको अगर कहीं मिलते हैं तो उनको आप याद कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हाइट सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास सरदार सरोवर, टिहरी, भाखड़ा और रेहन। तो सबसे ऊंचा बांध जो है ये टिहरी बांध ही जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये टिहरी परियोजना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और लगातार ये क्या है? विवाद में भी रहती है। बिकॉज इसका जो जल भराव क्षेत्र है, बोलते हैं कि अगर ये कंप्लीट कर लेता है अपने जल भराव क्षेत्र पूरी क्षमता पे ये रन करता है और कभी कोई हादसा जो होता है, अप्रिय घटना हो सकती है, तो इसका जो नुकसान होगा वो बहुत अधिक होगा। इस वजह से पर्यावरणविद जो हैं और भी जो कार्यकर्ता हैं वो इससे हमेशा चिंतित रहते हैं। तो टिहरी जो बांध परियोजना है ये इंपॉर्टेंट परियोजना है, हमेशा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको दो सूचियां दी हुई हैं, आपको सुमेलित करना है। पहली सूची में आपकी पनबिजली परियोजना दी हुई है या कुछ और दिया हुआ है और दूसरी में इनकी अवस्थिति या स्थान कहाँ पर है वो बताना है। ऑप्शन है सलाल पनबिजली परियोजना, पैठन जल विद्युत परियोजना, चमेरी बांध और मुन्नार हिल स्टेशन। और ऑप्शन है गोदावरी, चिनाब, रावी और केरल। तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये चिनाब नदी पे बनाई गई है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर ये बनाई गई है। पैठन जल विद्युत परियोजना है ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर बनाई गई है। ये चमेरी बांध जो है ये रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है और मुन्नार हिल स्टेशन जो है वो केरल में है। तो अब इसका देख लेते हैं, एक आपका दूसरा आ रहा है, एक का दूसरा केवल एक में दिया है। तो आपका सही ऑप्शन ये सी हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, चमेरी रावी में और मुन्नार जो है केरल में, ठीक। तो ये आपके यहाँ पर 12 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी के कंप्लीट हो गए। अब अगले 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं।
देखते हैं क्वेश्चन। इसमें भी पहले क्वेश्चन में सूची दी है। एक्चुअल में ये सूची वाले क्वेश्चन इसलिए दिए हैं बिकॉज सूची वाले एक ही क्वेश्चन में आपके एक साथ 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, और अगर इस तरह सूची से भी आपको पूछे जाए तो इसकी आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सूची है, सूची में आपका अर्थव्यवस्था का क्षेत्र दिया गया है, और दूसरी सूची में गतिविधियां दी गई हैं। कौन से क्षेत्र की ये गतिविधि है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र, और ये संचार, अनुसंधान और विकास, तेल अन्वेषण और विनिर्माण। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था में पहले ये 3 क्षेत्र ही माने जाते थे, ठीक है। फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसके अलावा फिर इन्होंने टर्शरी को ही जो है फर्दर 2 में और डिवाइड किया हुआ है। टर्शरी तो इन्होंने रखा है, टर्शरी में इन्होंने 4th भी रखा है और 5th भी रखा है। तो इस तरह से आज के टाइम में ये 5 क्षेत्र हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा किससे सम्मिलित है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है ये क्या है? कच्चे माल से संबंधित है, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उनको प्रोसेस किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र जो है वो विनिर्माण का क्षेत्र है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं क्या है? चलाई जाती हैं। तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब तृतीय क्षेत्र में ही एक सब पार्ट हुआ चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र में इन्होंने रखा है शिक्षा और अन्वेषण का क्षेत्र। जो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में जो शिक्षा प्रदान करने का और अन्वेषण का क्षेत्र है, अनुसंधान का क्षेत्र है, वो चतुर्थ क्षेत्र में है। और इसी का एक इन्होंने और किया है जिसको पंचम क्षेत्र ये लोग बोलते हैं, 5th जो बोलते हैं, उसमें क्या है? डिसीजन मेकिंग को बोला गया है, ठीक है। जो लोग क्या है? निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं, चाहे वो सरकार की ओर से हो, चाहे वो निजी क्षेत्र की ओर से हो, जो निर्णय प्रक्रिया में शामिल है, उनका जो टॉप मैनेजमेंट है वो 5th इसमें माना जाता है। तो अब देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा आपका? तेल अन्वेषण जो है वो आ जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक में आपका क्या आ जाएगा? विनिर्माण जो है आपका द्वितीयक में आ जाएगा। तृतीयक में आपका आ जाएगा संचार जो है वो तृतीयक में आ जाएगा। चतुर्थ में आपका आ जाएगा अनुसंधान और विकास, ठीक है। तो आपके ये 4 जो क्षेत्र हो गए। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए का आपका तीसरा दिया है, तो ए का तीसरा इसमें दिया है और ए का तीसरा इसमें दिया है। बी द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय आपका है, बी का चौथा है, बी का चौथा केवल इसमें दिया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कितनी आर्थिक वृद्धि आपकी बताई गई है केंद्रीय बजट 2023-24 में, ठीक है। 10%, 9.2%, 8.6% और 7%। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। 7% जो है वो आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है 2023-24 के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? ये यूपी गवर्नमेंट ने कितनी राशि ये प्रदान करने की घोषणा की है बजट में? ऑप्शन है 550 करोड़, 500 करोड़, 450 करोड़ और 650 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। 550 करोड़ की घोषणा जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में की है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? आपको बताना है कब से कब तक ये चला है, ठीक है। ऑप्शन है 65 से 70, 65 से 80, 67 से 78 और 67 से 90। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये हरित क्रांति जो आंदोलन जो है वो 1967 में स्टार्ट हुआ था और वर्ष 1990 तक ये चला है। ये हरित क्रांति के जो जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, ठीक है, इनको क्या है? हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक जो हैं वो MS स्वामीनाथन जी जो हैं वो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं बोले जाते हैं। ये दोनों फैक्ट भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवमूल्यन का अर्थ है, ठीक है। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था का एक टर्म है अवमूल्यन। इसका क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके पास दिए हैं। घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, चल पूंजी, उसके अलावा अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना और घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में जब क्या है सरकार जो है घरेलू मुद्रा का वैल्यू क्या है कम कर देती है, अपना वैल्यू जो है वो घटा लेती है, तो इसको क्या बोलते हैं? अवमूल्यन बोलते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन बोलते हैं। समय समय पर ये सरकारों द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें देख लीजिएगा आप कि भारत ने अभी तक अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया है। भारत ने अभी तक जो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन है, जो मुझे जहां तक जानकारी है, 3 बार किया हुआ है, ठीक है। वो ईयर्स आप देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ये 5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के हो गए। अब अगले 10 क्वेश्चन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन सब हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन में है संविधान सभा की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 10 जून 1946, 6 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। संविधान सभा की स्थापना जो है वो 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसके अलावा आप लोग देख लीजिएगा पहली बैठक इसकी कब हुई थी। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, उसके बाद से स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे, उस बैठक की डेट भी जो है पूछी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा, उसको लेकर जो समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, बी.आर. अम्बेडकर जी और पुरुषोत्तम दास टंडन जी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये बी.आर. अम्बेडकर जी जो हैं वो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ये 4 संविधान संशोधन लिए हैं। आपको बताना है कौन से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया है। ऑप्शन है आपके पास 40वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन और 44वां संशोधन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो शामिल किए गए थे। या 42वां संविधान संशोधन जो है वो वर्ष 1976 में आया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति थी। इनकी समिति की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। ठीक है, भाग कौन सा जोड़ा गया, 4 का। ठीक है, जो 4 था उसमें आपके नीति निर्देशक तत्व थे, तो उसी में एक नया भाग जोड़ा गया 4 का, 4 इसको ए भी बोलते हैं। ठीक है, भाग 4 का जोड़ा गया। और इसमें अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 51। ठीक है, 51 का इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया, 51A इसको बोलते हैं। और इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो शामिल किए गए। जो इनिशियली 1976 में शामिल किए गए थे वो 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो शामिल किए गए थे। इसके बाद फिर 86वां संविधान संशोधन आता है, 86 अमेंडमेंट आता है, जिसमें एक माता पिता पर एक और कर्तव्य डाला जाता है कि उनका कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, प्राथमिक शिक्षा जो अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। तो अब जो टोटल मौलिक कर्तव्य हो गए आपके पास 11 हो गए। ठीक है, 11 आपके पास मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, कौन से भाग में, 4 का में, और कौन सा अनुच्छेद, 51 का। ठीक, किस समिति के अनुशंसा पे, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। और कब आए, 1976 में आए। ठीक है, ये 86वां संविधान संशोधन जो है वो वर्ष 2002 में आया था। ठीक है, वर्ष 2002 में ये संशोधन आया था। तो ये सारा आपका हो गया मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो एक वर्ष में जो है कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होना चाहिए। 6 महीने में एटलीस्ट 1 बार बैठक जो है वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में इसका रीजन ये है जो मुझे समझ में आया है। ठीक है, वो ये है कि अगर कोई संसद सदस्य जो है वो 6 महीने तक सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो अगर बैठक ही नहीं होगी तो सदन की कार्यवाही में भाग कैसे लेगा। और अगर आप 6 महीने से ज्यादा के समय में अगर आप जो है वो बैठक कराओगे तो कोई भी जो सभी संसद हैं वो क्या है, वो सभी का 6 महीने का टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा और सभी जो है वो अयोग्य स्थापित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से कम संसद की 2 बार बैठक, 6 महीने में एक बार बैठक होना आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने अपशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है। ऑप्शन से संघीय सरकार को, राज्य सरकार को, संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को, और ना ही संघीय ना ही राज्य को। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार जो हैं वो संघ सरकार को दिए गए हुए हैं। एक्चुअल में जो हमारी 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, उसमें 3 सूचियां हैं। ठीक है, जिसमें एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। ठीक है, तो जिन सब्जेक्ट्स पे केवल संघ का अधिकार है वो संघ सूची का विषय है, जिसमें केवल राज्यों का है वो राज्य सूची में सम्मिलित है, और जिन पर दोनों का अधिकार है वो समवर्ती सूची में
हैं। बाकी इसके अलावा जो अधिकार जो हैं इन तीनों सूचियों में नहीं आते हैं, इन तीनों सूचियों के अंतर्गत फॉल नहीं करते हैं, ऐसे अधिकारों को क्या है, अवशिष्ट अधिकार माना गया है। और ये सारे अवशिष्ट अधिकार जो हैं वो संघ सरकार को दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? आपको वो डेट बतानी है, किस डेट को भारतीय संविधान को पारित किया गया। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा थी, उसने भारतीय संविधान को जो है पारित कर दिया गया था। उसी दिन से कुछ जो अनुच्छेद थे संविधान के वो प्रभावी हो गए थे। ठीक है, आपसे वो अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं कि 26 नवंबर 1949 से कौन से अनुच्छेद जो हैं वो प्रभावी हो गए थे। बाकी संविधान जो है भारतीय संविधान उसको लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 से किया गया है। पारित लेकिन जो हुआ है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया है जो संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उसको कितने दिन में या तो ये सदस्यता लेनी पड़ती है, और अगर सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसको पद मुक्त हो जाना पड़ता है। तो ऑप्शन है इसके लिए 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है वो है 6 माह। किसी भी सदस्य को क्या है, जो मंत्री बना हुआ है लेकिन सदस्य नहीं है, तो उसको 6 माह में सदन के किसी भी जो है वो किसी भी हाउस का क्या है, ठीक है, उसका सदस्य होना पड़ता है, अन्यथा उसको मंत्री पद त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था, समय बताना है, समयावधि बताना है, कितने समय में लिखा गया था। ऑप्शंस हैं 2 वर्ष 6 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 9 माह 18 दिन और 2 वर्ष 11 माह 20 दिन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। भारतीय संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय में लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक कथन दिया है और एक कारण दिया हुआ है। कथन है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। संघीय प्रणाली मतलब जिसमें आपके राज्यों के और केंद्र के, संघ के जो राज्यों के और केंद्र के जो हैं वो अधिकार जो हैं वो क्लियरली जो है डिफाइंड होते हैं, उनका एक क्लियर क्या है बंटवारा होता है। और इसका कारण जो दिया है, इसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ठीक है, तो संघीय प्रणाली है। ठीक है, अगर संघीय प्रणाली है जहां पर आधारों का बंटवारा हुआ है, ठीक है, तो ये तो ठीक है। बाकी भारत में क्या है, शक्तिशाली केंद्र की रचना है, ये भी ठीक है। लेकिन संघीय प्रणाली की वजह से जो है वो शक्तिशाली केंद्र की रचना नहीं हुई है। ठीक है, संघीय प्रणाली जो है वो शक्तिशाली केंद्र की बात नहीं करती है। तो इस वजह से ये कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है। दोनों सही है, परंतु ए जो है वो सही स्पष्टीकरण, ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। कुछ नीचे विशेषताएं लिखी हैं, आपको बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है। यह एक लिखित संविधान है, तो ये सही है। भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह अनुमेय है, अर्थात इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है। अनम्य मतलब जो लचीला बहुत अधिक ना हो, अर्थात इसके कुछ भाग ऐसे हैं जिनकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के संबंध में यह भी सही है, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं, लेकिन इसकी कुछ मूल संरचना है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह एकल है, ठीक है, क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित। ये भी सही है। भारत का जो संविधान है वो दोनों रूपों को धारण करता है। कुछ कुछ प्रोविजन इसके जो है वो इसको एकल बनाते हैं और कुछ कुछ प्रोविजन जो है इसको संघीय बनाते हैं। जैसे देश में एकल नागरिकता की बात है, एकल न्यायपालिका की बात है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात है। ठीक, उसके बाद से आपातकाल में सारी शक्तियां जो क्या है केंद्र के पास आ जाती हैं। तो इस तरह से ये एकल व्यवस्था है। लेकिन जो संविधान में है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के हिसाब से शक्तियों का बंटवारा है। ठीक, तो इस वजह से ये संघीय भी है, तो ये भी सही है। इसके बाद इसे राज्य के राज्यपाल, संसद और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो ये कथन जो है वो गलत है। राज्यपाल के पास संविधान में संशोधन का कोई भी
अधिकार नहीं है। संविधान का संशोधन जो है केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। जो लोकसभा राज्यसभा जो भारतीय संसद है वो विधान बनाकर जो है वो संविधान में संशोधन करती है राज्यपाल की अनुमति के पश्चात, ठीक है, अनुच्छेद 368 में, ठीक। तो राज्यपालों के पास संविधान संशोधन की कोई सही शक्ति नहीं है। इसका यही ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के खत्म हो गए। अब अगले 10 क्वेश्चन जो है साइंस में, जिसमें 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 5 जो है बायोलॉजी के हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में किससे होता है? ऑप्शन है धन विकिरणों में, बीटा किरणों में, एक्स किरणों में और दृश्य किरणों में। तो जो कॉम्पटन प्रभाव है वो एक्स किरणों में दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस तत्व से बना है? ऑप्शन है सिलिकॉन, लोहा, कार्बन और तांबा। तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन से बनता है। एक्चुअल में कार्बन को जब उच्च ताप और दाब पर क्या है, उच्च ताप और दाब पर इसको रखा जाता है तो ये कार्बन जो है वो रूपांतरित होके ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। रूपांतरित चट्टान का ये उदाहरण है। ये क्या है? कार्बन का जो है वो शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या जो है? कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है। ग्रेफाइट जो क्या है? एक रूपांतरित चट्टान है। ताप और दाब के प्रभाव से कार्बन जो है वो ग्रेफाइट में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ठीक है। आपको सही नाम बताना है रासायनिक नाम। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2। ये रासायनिक फॉर्मूला भी जो है वो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट में समान है विद्युत चालकता, क्रिस्टलीय संरचना, घनत्व और परमाणु भार। तो हीरा और ग्रेफाइट का जो है वो परमाणु भार क्या है? समान होता है। बाकी ये तीनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको सूची दी हुई है। इसमें आपको 3 मूलकण दिए हुए हैं और आपको उनके खोजकर्ता के नाम दिए हैं। मिला के बताना है किसकी खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन जी ने ही की है। प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने ही की है और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक जी ने ही खोज जो है की है। ये सीधे सीधे लिखे हैं, अर्थात इसका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा, ठीक। इसके अलावा भी कुछ कण हैं जैसे इनको न्यूट्रिनो बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं, उनके भी आप क्या है खोजकर्ता का नाम देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपको एक सूची दी हुई है और आपको दूसरी सूची दी हुई है। दोनों सूचियों का मिलान करना है। पहली सूची है, पहली सूची में आपको कुछ जो है विज्ञान की शाखाएं या जो चिकित्सा है उसकी शाखाएं दी हैं और दूसरी में उनका नाम दिया है। मिलाना है कौन सा क्या है। तो पहला है घाव का अध्ययन, घाव या वुंड्स जो होते हैं उनका अध्ययन, ऑन्कोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और हिप्नोलॉजी। ऑप्शन है यहाँ पे ट्रोमेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन, नींद का अध्ययन और कैंसर का अध्ययन। ये एक उल्टा लिख गया है। एक्चुअल में हिप्नोलॉजी इस तरफ होना चाहिए था और ये ट्रोमेटोलॉजी जो है वो इस तरफ होना चाहिए था, ठीक है। तो घाव का अध्ययन जो है वो किसको बोलते हैं आप लोग? ठीक है, ट्रोमेटोलॉजी जो है इसको ही घाव का अध्ययन किया जाता है। ट्रोमेटोलॉजी के अंदर ही घाव का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी में त्वचा से संबंधित अध्ययन होता है और हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। तो ए का पहला है, देख लीजिए ए का पहला केवल एक में दिया हुआ है तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही है। क्वेश्चन में कुछ यहाँ वहां हो गया, स्टिल भी क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ जाता है तो ठीक है आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से आपको सूची दी हुई है, ठीक है। और सूची में आपको सुमेलन किया है। एक तरफ पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिस्ट है, कीरोपोडिस्ट है, इसको कायरोप्रैक्टर ये कीरोपोडिस्ट भी बोलते हैं। ये पाँव से बीमारी से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, शिशु रोग। तो पीडियाट्रिक्स जो है वो शिशु रोग से संबंधित है, ऑर्थोपेडिस्ट जो है वो हड्डियों से संबंधित है और कीरोपोडिस्ट जो है वो पाँव की और उसकी बीमारियों से संबंधित है। तो ए का आपका तीसरा हुआ, ए का तीसरा इसमें है और इसमें है। बी का क्या है? ऑर्थोपेडिस्ट। बी का दूसरा है, बी का दूसरा इसी में दिया हुआ है तो ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बतानी है, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं बतानी है। ऑप्शन है पित्ताशय,
पीयूषिका, अग्न्याशय और यकृत। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। अग्न्याशय जो है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है। बाकी यकृत जो है आपकी वो पहली है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है और अग्न्याशय जो है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड का एक महत्वपूर्ण कार्य है? ऑप्शन है द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और रक्त का पंपन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है उनका नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा या स्पाइनल कॉर्ड द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है आज के पार्ट का, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 2 आपका समाप्त हो जाएगा। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है। जो आपकी हथेली में पाई जाती है, आप हड्डी का नाम बताना है। ह्यूमरस, रेडियोल्मा, कार्पल और मेटाकार्पल। तो जो हथेली में हड्डी पाई जाती है उसको मेटाकार्पल बोलते हैं। बाकी ये जो कार्पल है ये कलाई में पाई जाती है, ठीक है, रिस्ट में पाई जाती है। ये जो रिस्ट को आप हाथ को कलाई जो है वो हथेली को हाथ से जोड़ती है, वहां पर ये कार्पल पाई जाती हैं। बाकी ह्यूमरस जो हड्डी है, ये जो कंधे से आपकी कोहनी के बीच में जो हड्डी होती है इसको ह्यूमरस बोलते हैं। और रेडियो उल्ना जो है, जो आपकी कोहनी से कलाई के बीच में जो हड्डी होती है इसको रेडियो अल्ना बोलते हैं। तो ये चारों हड्डियां जो हैं वो हाथ के विभिन्न भागों से संबंधित है। तो इस तरह से ये सीरीज के हमारे जो है वो आपके 50 अगले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसका पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है जिसमें सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर दिए हुए हैं। अगर आपको आंसर में कहीं कोई डाउट होता है, कहीं कोई लगता है कि किसी का आंसर गड़बड़ हो गया है, तो आप ये टेलीग्राम का हमारा लिंक दिया हुआ है, आप हमें ग्रुप पे ज्वाइन करके ग्रुप पे कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप फेसबुक ग्रुप भी लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं कोई कंटेंट कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑफ कर लें, ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। तो आज ये पार्ट 2 में इतना ही। बाकी पार्ट 3 के साथ आपसे मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।